सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बात चर्चा होती है। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत, फिर करेंगे खबरों पे चर्चा। स्वागत है पूनिया जी प्रोग्राम में। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, आदाब। खबरों की ओर हम बढ़ते हैं पहली खबर से। पहली खबर आ रही है कि इमरान खान से बहन और पत्नी की मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको जेल से जेल से बाहर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन नौरीन नियाजी और पत्नी बुशरा बीवी ने अडियाला जेल में मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पहली मुलाकात हुई है। नौरीन 9 महीने बाद इमरान से मिली हैं। करीब 15 मिनट की मुलाकात में परिवार ने इमरान की सेहत के बारे में पूछा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी भी दी जिसमें इमरान को इलाज के लिए सिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने को कहा गया है। इमरान और पत्नी बुशरा बीवी की मुलाकात तकरीबन 30 से 35 मिनट चली। मुलाकात के बाद नौरीन ने इमरान से मिलने की पुष्टि की, लेकिन कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मीडिया से बात नहीं की। पुलिस ने तीनों बहनों में सिर्फ नौरीन को मिलने दिया है। नौरीन अपनी बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान के साथ अडियाला जेल के रास्ते में डगल चेक पॉइंट पहुंची थी। पुलिस ने तीनों को रोका, बाद में सिर्फ नौरीन को इमरान से मिलने दिया गया। कोर्ट ने कहा परिवार से मिलना उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हर हफ्ते मुलाकात कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि परिवार से मिलना कोई एहसान नहीं बल्कि उनका मौलिक अधिकार है। अदालत ने पिछले 3 साल में इमरान और उनकी बहनों के बीच हुई मुलाकातों का रिकॉर्ड भी मांगा और बेटों से हुई बातचीत और फोन कॉल की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि उनको सिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का आदेश है। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की भी बात है जिसमें उनके निजी डॉक्टर और उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस आदेश को चुनौती भी दी है। शहबाज शरीफ इमरान खान से लगातार आप देखें कि दुश्मनी निकालने पे भी लगे हुए हैं और शहबाज सरकार ने इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की है। सरकार ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इस मामले की सुनवाई के दायरे से बाहर है। सरकार ने कोर्ट से अपने आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने CNN न्यूज 18 से कहा कि सरकार ने कोर्ट के आदेश की समीक्षा की है। सरकार का मानना है कि आदेश के कुछ हिस्से मौजूदा कानून के मुताबिक नहीं है। तरार ने कहा है कि पाकिस्तान की जेलों में कई कैदी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर इमरान को जेल से बाहर एक खास अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाती है तो सवाल यह है कि क्या यही नियम दूसरे कैदियों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि आमतौर पर कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों और तय सरकारी व्यवस्था के तहत होता है। तो खैर सरकार आप देख ही रहे हैं कि उनके इलाज के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल रही है और कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका तो सरकारी अस्पताल में आम मरीज की तरह उनका इलाज होना चाहिए। तो खैर ये विवाद काफी बड़ा हुआ है। आपको पता है कि 2018 से 2022 तक वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे और उसी में उनको लेकर पूरा विवाद छिड़ा है। 2023 में उनकी गिरफ्तारी होती है। उनके ऊपर कई किस्म के केस जोड़े गए हैं। उसमें उनके ऊपर तोशाखाना का मामला जोड़ा गया है कि उन्होंने विदेशी महंगे तोहफे लिए। दूसरा साइफर केस उनके ऊपर जोड़े गए हैं। स्टेट सीक्रेट फाइल्स उन्होंने लीक की, इस किस्म का मामला है। इद्दत निकाह केस का मामला जोड़ा हुआ है। हालांकि 2024 में उस मामले में उनको बरी कर दिया गया था। बुशरा बीवी और उनको दोनों को 7 साल की सजा दी गई थी। अल कादिर ट्रस्ट एक केस है और उसमें भी उनको भ्रष्ट दिखाया गया है। तो खैर अब देखते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते, लेकिन लगातार इमरान खान के लिए दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। जी, इससे आगे बढ़े तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम के प्रोसेस को लेकर जो बात कही है वो हैरान करने वाली है। क्या कह रही है सरकार और इसको कितना हजम करना मुश्किल या आसान है? देखिए आपको पता है कि नीट का एग्जाम लीक हुआ जिसके बाद दोबारा करवाना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, नीट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, तोड़ना मुश्किल है। तो ये बात सरकार ने कही है। आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा सिस्टम को लेकर ये बात कही और कहा कि इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से यूपीएससी जैसे मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर करने से बचने की भी सलाह दी गई है। जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच में ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार जिन सुरक्षा उपायों का जिक्र कर रही है, राधाकृष्णन कमेटी उनकी पहले ही समीक्षा कर चुकी है, से समाधान चाहिए जिसका लंबे समय तक असर रहे। तो खैर देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। अभी तो यही है कि नीट का पेपर तो लीक हुआ ही है और पहले भी बहुत सारे लीक हुए हैं। तो ऐसी कौन सी फुल प्रूफ मतलब तरीका सरकार अपना रही है कि उस फुल प्रूफ तरीके के बावजूद जो है पेपर लीक हो जा रहा है। तो खैर ये अपने आप में बड़ी बात है, देखते हैं कि क्या रहता है। अभी तो यही कह सकते हैं कि सरकार अपना जो दामन है वो बचाने में व्यस्त है। सरकार चाह रही है कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए, उनको इसके बारे में कोई सवाल न पूछे जाए। जी। और इससे आगे बढ़े तो अभी मोदी सरकार जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को टारगेट करना शुरू कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का विरोध यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के छात्रों से झेलना पड़ रहा है सरकार को, लगता है उसको मद्देनजर रखते हुए ही सारी प्लानिंग की गई है। और अब एक एक मंत्री हर रोज हर एक यूनिवर्सिटी में जाया करेंगे, वहां पर संवाद होगा या अपनी योजनाएं बताई जाएंगी। कैसे चलेगा ये सारा प्रोसेस और इसका मंतव्य क्या है, मोटिव क्या है? देखिए सरकार के जो इंटरनल खुफिया रिपोर्ट है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो कैंपसेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं वो दोबारा गर्म हो रहे हैं। उनमें दोबारा से जो स्टूडेंट हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ उनमें बहुत सारा रोष है। एक इंटरनल रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि जो जेनजीज हैं उनका सरकार से बहुत टूटा हुआ रिश्ता है। वो उनसे कोई संपर्क नहीं है, सरकार की कोई भी चीज उन तक नहीं पहुंचती है और सरकार को वो एक गाली के तौर पर ही देखते हैं। तो ये दो रिपोर्टें ऐसी हैं जिनको लेकर जो सरकार है उसने वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम की बात कही है। उसमें हर रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री भेजने की योजना बनाई गई है। तो इसमें जो देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं सब में केंद्रीय मंत्री जाया करेंगे और अलग अलग इश्यूज पे स्टूडेंट से चर्चा करने की बात कही गई है। देखिए सीधा सा मामला यही है कि जैन जी से जुड़ने के लिए ये किया जा रहा है और इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होंगे उनका मेन काम तो यही होगा कि जो एकेडमिया है, इंडिया के जो कैंपसेस हैं उनमें जो उनके जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं या फिर अथॉरिटीज हैं उनको थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा इस किस्म का मामला होगा कि यार ऐसा सिस्टम बनाओ कि स्टूडेंट अपने कैंपसेस में ही व्यस्त रहें, बाहर सरकार के कामकाज की तरफ ना देखें, नहीं तो ये हमें परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो तकरीबन हालांकि 1300 यूनिवर्सिटियां हैं मुल्क में, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कि 200 यूनिवर्सिटियां कम से कम ऐसी हैं जो बड़ा असर रखती हैं। तो मेरे को लगता है कि 200 यूनिवर्सिटियों को तो ये टच करेंगे। तो इस हिसाब से तो मंत्री हर कैबिनेट मिनिस्टर के 5 से 6 यूनिवर्सिटियां बांट आएंगी। तो मुझे लगता है कि किया ही जा सकता है। हालांकि आसान नहीं होगा क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट तो भारत के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उससे डिग्री तक लेने के लिए तैयार नहीं है उसके हाथ से। तो आप सोचिए कि ये जो मंत्री वगैरह जाएंगे इनके लिए आसान नहीं होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर चले जाएंगे। हालांकि देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं और रिसर्च स्कॉलरों को और जो स्टूडेंट वगैरह उनको इंटरनल में नंबर कम लगाने का डर वगैरह दिखा के, अटेंडेंस वगैरह का डर दिखा के लोग बच्चों को तो इकट्ठा कर लेंगे, वो ऑडिटोरियम में तो बैठा लेंगे। अब उस ऑडिटोरियम में मंत्रियों की बात कितना सुनेंगे वो एक अलग बात है, क्या विरोध करेंगे ये भी दूसरी बात है। ये भी आपको बहुत पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी कि कैंपसेस में ये मंत्री जब जाएंगे संवाद करने तो इनका विरोध भी होगा, देखने को मिलेगा।
जी, ये तो बेहद दिलचस्प बात जो आपने अंत में कही है कि इनका विरोध कैसा रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। और ख़ैर हम इससे अगली खबर की ओर जब बढ़ें, तो कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए सिर्फ़ घी, तेल ज़िम्मेवार नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन ने ये बयान दिया है, ये बात कही है। ज़ाहिर-सी बात है वो एक्सपर्ट होंगे इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड को बहुत बड़ा ज़िम्मेवार माना जाता है, आमतौर पर उसी में ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें आजकल खाने को बच्चों को मिल रही हैं, पैक्ड फ़ूड का सारा शोर है। इसके बीच ये डॉक्टर जो बात कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जाए सही में? देखिए जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब वो बिल्कुल एकदम समझ आती है कि जो हार्ट अटैक हैं वो उसके मामले बढ़ ही रहे हैं और उसमें खासकर नौजवानों में उसमें लेकिन एक जो दिलचस्प बात है कि हम सब ये मानते हैं कि भाई फास्ट फूड और यही हाँ जिम्मेदार है, बहुत हद तक जिम्मेदार है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और जो अपन कहें कि जिसको बोलते हैं कि शरीर में जो बहुत सारे खासकर कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेज होती हैं वो खराब खाने और आपके बेढंगे किस्म के टाइम टेबल उस सारी चीजों से होता है वो डॉक्टर रेड्डी हैं डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी चेयरमैन हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के। उन्होंने कहा कि 1991 में ये इसको लेकर भारतीय डॉक्टरों की जब मौत हुई थी उस समय काफी चर्चा हुई थी और उस समय काम भी हुआ था, बहुत सारी रिसर्च भी है इसको लेकर। एक जो रिसर्च है बहुत सारी उनमें ये निकल के आया है कि दक्षिण एशियाई जो लोग हैं उनमें उनके जीन और अनुवांशिक जो बनावट है उससे जुड़ा हुआ मामला 300 साल पहले बहुत भयंकर जो अकाल था वो साउथ एशिया में पड़ा था जिसके कारण उनके जीन्स में बदलाव हुआ था। मतलब आपको थोड़ा हैरानी होगी गुरप्रीत, उस अकाल के बारे में मतलब बहुत कम बात होती है। जब आप इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें जो तो वो अकाल है उसको शायद चालीसा का अकाल बोला जाता है। वो काफ़ी खतरनाक अकाल था। तो ठीक 300 साल पहले का यहाँ अकाल है वो। उसमें आप देखेंगे तो हरियाणा में भी बहुत कम पॉपुलेशन रह गई थी। बहुत बहुत बड़े लेवल पर स्टार्वेशन के कारण, भूख के कारण, भुखमरी के कारण लोगों की डेथ हुई थी। जो पंजाब का जो मालवा इलाका है, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर जो पॉपुलेशन है वो चपेटे में आई थी और बहुत बड़ी पॉपुलेशन की डेथ हुई थी। तो उस चालीसा के अकाल का आज तक जिक्र होता है तो उसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि उस समय जो ये साउथ एशिया का जीन था इसमें जीन्स में तब्दीली आई है उसके कारण हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि आप अपने खान पान अच्छा रखिए, रोजाना शारीरिक गतिविधि करिए, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार स्वास्थ्य की जो निगरानी है वो रखिए। तो ये मामला है। हालांकि अभी थोड़ा ये भी है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस आ रही है। लेकिन ये आफ्टर कोरोना ही हुआ है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा सचेत हैं। 2020 के बाद एक बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं हम। लेकिन फिर भी गाए-बगाए ऐसी खबरें हमें सुनने को मिल जाती हैं जिसमें कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। अभी जो हरियाणा के रोहतक में एक एमडीयू यूनिवर्सिटी उसके एक स्टूडेंट लीडर थे जो डॉक्टर जोगा सिंह पीएचडी कर रहे थे वो। तो उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, उनकी डेथ हुई है। और वो स्पोर्ट्समैन थे, फिजिकल एजुकेशन में वो पीएचडी कर रहे थे और रेसलर थे। तो उस उनकी डेथ हुई, उसको लेकर काफी विवाद हुआ कि यार इतनी कम उम्र में कैसे डेथ हो सकती है। मेरे गांव में भी एक लड़का अभी पिछले साल ही उसकी डेथ हुई थी, तो वो 32 साल का था, उसको भी हार्ट अटैक आया। तो ये और वो भी फिट था, देखने में ऐसी बात नहीं थी। तो ये बड़ा मामला है कि साउथ एशियन जो जीन्स हैं उनको लेकर जो ये खुलासा है इसको हालांकि 91 के दशक में बात हो चुकी है, अभी फिर से ये चर्चा में आया है। जी। और इससे आगे अगर हम बढ़े तो उधर सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है 14 दिन की। उनको कल आपको ध्यान हो गिरफ्तार किया गया था। वही मामला है उनका दिल्ली में जल बोर्ड घोटाले के मामले में। 4 और अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट ने बड़े-बड़े लोगों को बुलाया था और इसमें इवन जो उदित राज हैं कांग्रेस के नेता उनको उदित प्रकाश उनको भी आज बुलाया गया कोर्ट में।
खैर आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब चुनाव की वजह से गिरफ्तारी की गई है, पंजाब में चुनाव है इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्शन लिया है। केजरीवाल का दावा है कि पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन के लिए एसीबी को अमित शाह का फोन गया, उस फोन के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप उनके ऊपर लगा था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन को लेकर ये मामला था। 11 मई 2024 को ये एफआईआर हुई थी। वो जेल तकरीबन 3 साल के आसपास वो जेल में भी रह चुके हैं। उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी और अब दोबारा उनको चपेटे में लिया जा रहा है। जी। और इससे आगे बढ़े तो महाराष्ट्र में मराठी का मुद्दा कितना बड़ा है, इस खबर से आप जरा हमें समझा पाए तो, कि वहां पर ऑटो रिक्शा वगैरह चलाने वालों को 3 महीनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर तो आपको आती है मराठी बोलनी और पढ़नी लिखनी तो आप यहाँ पर काम कर पाएंगे, ऑटो रिक्शा चला पाएंगे, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द समझिए। देखिए महाराष्ट्र में ना बड़ा ये इशू इसलिए भी है, खासकर ऑटो ड्राइवर्स में। आपको थोड़ा मैं शिवसेना का बैकग्राउंड आप याद करवाना चाहूंगा। 70s का दौर है और 60s और 70s का। उस समय जो शिवसेना ने सबसे पहले जिन वर्गों में अपनी पैठ बनानी शुरू की थी उसमें ऑटो ड्राइवर्स थे। उस समय के मुंबई के इलाकों में की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर मतलब शहरी इलाकों में जब शिवसेना ग्रो कर रही थी, बाला साहब ठाकरे जब वो करवा रहे थे, तो उनकी जो रीच सबसे पहले बनी वो फेरल अंडर क्लास में बनी थी। फेरल अंडर क्लास का मतलब अगर अपन शाब्दिक अनुवाद हिंदी में करेंगे तो आप कह सकते हो कि जुझारू तबका, समाज का वो जुझारू तबका जो किसी खाते में नहीं है लेकिन अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और अपने मतलब जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। कोई ऑटो चला रहा है, कोई रेडी फड़ी लगा रहा है, तो वो ढंग से उसको वर्किंग क्लास भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्किंग क्लास तो एक रेगुलर जॉब हो जाती है जिसको बोलते हैं, मतलब उनके पास रेगुलर जॉब भी नहीं है, दिहाड़ीदार आदमी जो है, उसमें शिवसेना ने सबसे पहले एंट्री की थी। देखिए महाराष्ट्र में 2 राइट विंग फोर्सेज रही। आरएसएस का जन्म भी आपको पता है कि महाराष्ट्र में हुआ है, नागपुर में हुआ है 1925 में। जो आरएसएस थी वो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के अंदर ज्यादा पॉपुलर थी। तो जो दलित मराठी थे या फिर ऐसे मराठी लोग जो कि जो सोसाइटी में जिनको पिछड़ा माना जाता है, जो उस हैसियत के नहीं, ब्राह्मण जिनको उतना हैसियत के नहीं मानते, उसमें शिवसेना ने काम किया। तो ये जो आपको मैं बताऊं बात, जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जो पिछली बार तो हालांकि मुख्यमंत्री थे, एक नाथ शिंदे, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली को तोड़ के बीजेपी के साथ आजकल, ये ऑटो ड्राइवर ही होते थे। तो मराठी अस्मिता को ऑटो ड्राइवर्स में सबसे ज्यादा एक नाथ शिंदे पुश करते हैं। खुद ही ऑटो ड्राइवर रहे हैं, अब तो खैर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के। तो इस वजह से ये शिवसेना ने एजेंडा लिया है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं प्रताप सरनाइक, उन्होंने ये बात कही है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर आप मराठी सीखो, मराठी नहीं आएगी तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इस किस्म की अगर आप चीजें पंजाब में देखेंगे तो एकदम पूरा ये हिंदी बेल्ट वाले विवाद मचाना शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया तो खासकर मैं ये मानता हूँ कि वो अपने मातृभाषा को लेकर काफी सजग है। और उसमें एक एक मामला ये भी होता है कि जो अ, सबसे जो ज्यादा जब डेमोग्राफिक चेंज हो रहा होता है, जब माइग्रेशन हो रही होती है, तो सबसे पहले मजदूर तबका प्रभावित होता है। जैसे अभी हम पंजाब में देखते भी हैं, तो किस सेक्शन से सबसे ज्यादा ये आवाज आती है कि भाई पंजाब की डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे तो जो मजदूर तबका है वो बात सबसे ज्यादा बोलता है कि यार पंजाब में पंजाबियों के लिए तो नौकरियां बची नहीं। नौकरियां आपको पता है वही सर्विस सेक्टर की नौकरियों की वो बात हो रही होती है कि ड्राइवर से लेकर और स्विगी जोमेटो के राइडर और इस किस्म के जो काम होते हैं। तो पंजाब का वो सेक्शन जिसको आप जुझारू तबका बोल सकते हैं, वो खुद आजकल ये शोर मचा रहा है कि यार हमारे पंजाबियों के लिए भी नौकरियां नहीं है। तो आप ये यही जो आवाज है वो मराठी जो भाषी, जो अपन कह सकते हैं जुझारू तबका, उससे ये आ रही है, दिहाड़ीदार आदमियों की तरफ से आ रही है कि यार हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तब ये उन्होंने ये गेम खेला है
कि हाँ कुछ मामला हो। हरियाणा में भी आपको ध्यान हो कि जब दुष्यंत चौटाला बीजेपी की सरकार में थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा था कि कम से कम डी क्लास की नौकरियों में 75% हरियाणवियों का रिजर्वेशन कर देना चाहिए। तो ये ऐसे हर सूबे में ये आवाजें आ रही हैं, और खासकर जो जुझारू तबका है वो ये महसूस कर रहा है कि उनकी जो वो छोटी मोटी दिहाड़ी करके खा ले रहे थे, उसके ऊपर भी संकट छिड़ गया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस पर अलग-अलग उन लोगों की अलग-अलग राय हो सकती हैं। ख़ैर, इससे आगे बढ़ें तो आईआईटी डायरेक्टर्स की ज़िम्मेवारी लगाई गई है आरएसएस की तरफ से प्रचार करने की, वो भी विदेश में जाके। हाँ, ये मैंने खबर देखी तो मैं भी हैरान था कि ये क्या स्थिति पैदा कर दी गई है। लेकिन हाँ, ये खबर सच है। और इस खबर में देखिए मामला क्या है? मामला तो यही है कि जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, वो विदेशों का दौरा करेंगे। अब वो बाहर जाएँगे तो उनके लिए आपको पता है कि भई उनको सुनने के लिए स्टूडेंट भी होने चाहिए। तो जो आईआईटी के डायरेक्टर्स हैं उनको बोला गया कि भाई आईआईटियंस तो बहुत ज्यादा बाहर गए हुए हैं नौकरियां करने के लिए, तो आप जो एलुमनाई हैं आईआईटी के जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, आपके पुराने छात्र स्टूडेंट्स, उनसे संपर्क करो और उनकी मुलाकात करवाओ, ताकि अमेरिका में जो मोहन भागवत जाएंगे, अमेरिका कनाडा और ब्रिटेन 3 देशों के दौरे पे, तो वहां पर बड़ी गिनती मौजूद हो और वो जब संवाद करें तो ऐसे शक्तिशाली लोग वहां पर बैठे हों। हालाँकि आपको पता है कि डायस्पोरा में भी आजकल एक किस्म की गुरप्रीत मतलब इसको कैसे कहें कि एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, और वो भी इंडिया की रूलिंग क्लास के साथ एक डायलॉग में बनी रहना चाहती है। तो उसमें दिखता है कि जब कोई भी इंडिया का डिप्लोमेट हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई बड़ा आदमी जाता है बाहर, तो उसके उसके स्वागत के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उससे कनेक्शन बनाने के लिए डायस्पोरा जो है वो टूट के पड़ती है। हालाँकि डायस्पोरा ने कई बार रीढ़ की हड्डी भी दिखाई है। आपको ध्यान हो कि किसान आंदोलन चल रहा था, तब ये बीजेपी के नेता वगैरह आरएसएस के लोग बाहर जा रहे थे, तो इनका विरोध करने के लिए भी डायस्पोरा खड़ी होती थी। तो खैर डायस्पोरा भी आप एक एक तरीके की नहीं मान सकते, भांति-भांति की डायस्पोरा है, अलग-अलग किस्म के लोग हैं। तो खैर देखते हैं कि इन तीनों जगह पे क्या रहता है। मोहन भागवत आपको ध्यान हो कि इस महीने के पहले हफ्ते में अंबानियों के स्कूलों के बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करके आए थे, और उसको एक ये दिखाया गया था कि देखो आरएसएस का जो प्रमुख है वो जेनजीज से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो 2027 की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा इलेक्शंस हैं और उसके लिए अभी से बहुत सारे लोग पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर चुके हैं। इवन जो सत्ता में है पार्टी, उन्होंने तो कॉल्स वाला सर्वे भी शुरू किया हुआ है। अलग अलग जगह से सर्वे सामने आ रहे हैं। इसी के बीच जो दिलचस्प पहलू सामने आ रहे हैं वो है कि इस बार कितने कोणी मुकाबला रहने वाला है, कितने कोण होंगे, कितनी पार्टी जो होगी वो सेंटर स्टेज कवर करेंगी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान होगा। उनमें से एक है अमृतपाल सिंह, जो इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उनकी पार्टी, उन पर बहुत सारे लोग नजर टिकाए हुए हैं, दाव खेल रहे हैं। और अभी चर्चा ये भी चल रही है कि अमृतपाल सिंह जो है वो भगवंत मान, जो इस समय मौजूदा सीएम है पंजाब के, उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, जहां से भी वो सीएम लड़ेंगे अपनी सीट। देखिए भगवंत मान के खिलाफ मेरे को लगता है कि अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी उनको हालांकि 2 सीटों से चुनाव लड़ाएगी, ये भी आप ध्यान रखना। कई सीटों पे विचार हो रहा है, जैसे तलवंडी साबो सीट के ऊपर, रामपुरा फूल के ऊपर विचार हो रहा है, धुरी जो जहाँ से भगवंत मान चुनाव लड़ते हैं वो उसके ऊपर विचार हो रहा है, खडूर साहब की सीट से विचार हो रहा है। तो अभी पार्टी में बात चल रही है। उन्होंने मतलब यही कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह ने तो पार्टी को यही संदेश भेजा कि पंजाब पार्टी इकट्ठा होके जो फैसला ले लेगी उस वो सिर माथे है, और जहां से भी चुनाव लड़ाएगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं मानसिक तौर पर पूरी तरीके से तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए, और कहीं से भी। तो जेल से तो ये संदेश आया, तो देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं वारिस पंजाब के कई लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ कि अमृतपाल सिंह 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। जी। इससे आगे बढ़े तो उधर खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जो संघर्ष शुरू हुआ था, एक बार दोबारा से डल्लेवाल की अगुवाई में, वो स्थगित कर दिया गया। देखिए कि खनौरी बॉर्डर से पैदल मार्च करना चाह रहे थे किसान, उनको रोका गया और हरियाणा पुलिस ने डिटेन भी किया।
बाद में फिर वो उनको छोड़ दिया गया। डल्लेवाल अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने हमें बुलाया है बातचीत के लिए, तो खैर बातचीत होगी, तो वो जो मार्च था वो स्थगित कर दिया है। डल्लेवाल ने वहाँ पर भूख हड़ताल भी की थी, भूख हड़ताल को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीजें थी। तो खैर अभी अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। सरकार के साथ मीटिंग तय हुई है 4 सितंबर को। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आजकल केंद्रीय मंत्री हैं, वो केंद्र में वजीर हैं, उनके साथ मीटिंग तय हुई है। तो देखते हैं कि मीटिंग में क्या निकलता है। जी। और चन्नी का CWC की मीटिंग में से गायब रहना कैसे देखा जाए? वैसे तो उन्होंने शायद ये बोला है कि मेरा एग्जाम है। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और उस बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि CWC के मेंबर हैं, वो शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह पे ये बताया जा रहा है कि शायद उनका कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं होगा। तो जरूरी काम बताया जा रहा है। सही कहा आपने कि ये बताया जा रहा है कि एग्जाम का ही उन्होंने कहा कि मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं शामिल नहीं हो सकता। लगातार वो एक सारा पंजाब चन्नी नाल नाम से एक पोस्टर भी, एक कैंपेन भी चला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सुखजिंदर रंधावा और प्रताप बाजवा, अ, राजा वड़िंग भी शायद उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन खैर गुटबाजी की बात तो है ही। गुटबाजी तो साफ दिख रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हाईकमान को चरणजीत सिंह चन्नी आंख दिखा रहे हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को तो छोड़ के चन्नी नहीं जाएंगे। अभी शायद जो एक 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 चीज पे जो पे चढ़ा हुआ है, वो राजा वड़िंग की प्रधानगी को लेकर, वो अभी भी अड़ाई हुआ है, उस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। हालांकि जो CWC की बैठक होगी, इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखते हैं कि क्या फैसले लिए जी, जाते देखते हैं क्या बनता है इस मीटिंग में। इसी के साथ कल हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और फिर इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैं। धन्यवाद गुरप्रीत। धन्यवाद।